हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। मैं आपका दोस्त डॉक्टर मनोज टावानी, डायरेक्टर कंट्रोल्स नागपुर से आप सभी का दिल से स्वागत करता हूँ। बच्चों, हमारा टॉपिक चल रहा है ऑर्गेनिजम्स एंड पॉपुलेशन। लास्ट लेक्चर में हम लोग ने पॉपुलेशन एक्सप्लोजन कर्व कैसा होता है उस पर हम लोग ने बातचीत किए थे। तो वो नॉर्मली जे शेप का कर्व था जिसमें दो पार्ट्स थे, लैग फेज और लॉग फेज। लैग फेज मतलब शुरुआत में समय ज्यादा लगता है लेकिन आबादी स्लो राइज होती है, और लॉग फेज मतलब समय कम लेकिन आबादी ट्रिमेंडस स्पीड से बढ़ती है। फिर उसके बाद हमने एक एस शेप कर्व डिस्कस किया था जिसका नाम था सिग्मॉइड कर्व। उसमें जो हॉरिजॉन्टल लाइन आ जाती थी ऊपर एस शेप में, उसको हमने बोला था स्टेशनरी फेज। तो भाई अभी जो हो गया सो हो गया, लेकिन अब आबादी कैसे रहना चाहिए, कंट्रोल में रहना चाहिए, ग्रो नहीं होना चाहिए। So our population growing in a habitat with limited resource show initially a lag phase followed by phases of acceleration and deceleration, finally an asymptote. When the population density reaches the carrying capacity, a plot of population density and in relation to time results in a sigmoid curve. S-shaped curve का नाम क्या है? Sigmoid curve. This type of population growth is called as Wallace Pulp logistic growth. Logistic growth का मतलब है कि अब आइडियली क्या होना चाहिए, जो हो गया सो हो गया, लेकिन अब क्या होना चाहिए, तो हमारी आबादी कैसे हो जानी चाहिए, स्थिर हो जानी चाहिए, स्टेबल हो जानी चाहिए, ना बढ़े ना घटे। तो उसी के लिए हम लोग ने since resource for growth for most animal populations are finite and become limiting sooner or later, the logistic growth model is considered a more realistic one. तो रिसोर्स ठीक है, पानी जैसे मैंने बोला आपको कि केप टाउन नाम का कल का बताया था एक शहर का नाम, पानी नाम की चीज वहां पर अवेलेबल ही नहीं है, तो ऐसे बहुत सारे इश्यूज हैं। तो रिसोर्स लिमिटेड होने की वजह से फिर ग्रोथ को भी फाइनाइट करना जरूरी है, नहीं तो आबादी तो बढ़ जाएगी लेकिन उसके खाने पीने के लिए अगर व्यवस्था नहीं रहेगी तो अड़चन ये जाएगी, फिर मारामारी चालू हो जाएगी। जैसे मैंने बोला कुछ कंट्रीज में पूरी तकलीफें बढ़ गई है। Under a particular set of selection pressure, organisms evolve towards the most efficient reproductive strategy. Some produce a large number of small-sized offspring, oysters, pelagic fish, while others produce a small number of large-sized offspring, birds, mammals, etc. सिंपल है, जो छोटे ऑर्गेनिज्म है उनका रिप्रोडक्शन का रफ्तार ज्यादा है, जो बड़े ऑर्गेनिज्म उनका रिप्रोडक्शन का रफ्तार कम है। छोटे ऑर्गेनिजम्स जैसे सेब और चींटियां, तो इनकी रिप्रोडक्शन, मच्छर, इनकी रिप्रोडक्शन की संख्या बहुत ज्यादा है। अब बड़ा एनिमल है जैसे एलिफेंट है, ह्यूमन बीइंग है, टाइगर है, तो जब ये रिप्रोड्यूस करते हैं तो एट ए टाइम कितना है, जैसे ह्यूमन बीइंग के केस में, काउ के केस में एट ए टाइम एक ही बच्चा प्रोड्यूस करते हैं नॉर्मली। कुछ एनिमल्स ऐसे होंगे जैसे डॉग, वो एट ए टाइम 4, 5, 6 बच्चे प्रोड्यूस करते होंगे। तो हमारे केस में जो बड़े एनिमल्स उनका रिप्रोडक्शन का स्पीड थोड़ा कम है, लेकिन जो छोटे एनिमल्स उनका रिप्रोडक्शन का स्पीड ज्यादा है, मतलब वो नंबर ऑफ ऑफस्प्रिंग ज्यादा कंट्रीब्यूट करते हैं एट ए टाइम। Population interactions. Now this is a new concept we are going to discuss. Population interaction, a new concept. Interactions मतलब क्या? Anybody? English word. Interaction word का मतलब? What is that new word stands for? अभी जैसे दो व्यक्ति आपस में बात कर रहे हैं, तो that is a interaction. आप सांस ले रहे हो, तो आपने एयर के साथ इंटरेक्ट कर लिया। Yes or no? तो लिविंग का लिविंग के साथ भी इंटरेक्शन हो रहा है, लिविंग का नॉन लिविंग के साथ। जैसे एयर के साथ आप इंटरेक्ट कर रहे हो, सांस ले रहे हो, मतलब यू आर इंटरेक्टिंग विद नॉन लिविंग। आप जो दो बच्चे आपस में बात कर रहे हो, आप अपने पेरेंट्स से बात कर रहे हो, किसी और से बातचीत कर रहे हो, देन टू लिविंग क्रिएचर्स आर इंटरेक्टिंग। आपने अपने घर पे डॉग पाला होगा, पैरेट पाला होगा, फिर आप उससे कभी कभी रोजाना इंटरेक्ट करती होंगे, एक बार तो भी, ठीक है। तो दैट इज इंटरेक्शन बिटवीन टू लिविंग ऑर्गेनिजम्स। तो इंटरेक्शंस कैन बी ऑफ टू टाइप्स, लिविंग का लिविंग के साथ या लिविंग का नॉन लिविंग के साथ। अब लेकिन यहाँ पे वर्ड क्या है, पॉपुलेशन इंटरेक्शन। तो पॉपुलेशन किससे बनती है, लिविंग से कि नॉन लिविंग से? इसका मतलब हम लिविंग टू लिविंग का इंटरेक्शन पढ़ने वाले हैं, हम लिविंग से नॉन लिविंग का इंटरेक्शन नहीं पढ़ेंगे इस आईडी में। समझ में आ गई बात बेटा अच्छे से? हाँ या ना बेटा? ठीक। So there is no natural habitat which has only one species or animals or plants. ऐसा कोई habitat नहीं हो सकता बोल रहे कि जहाँ पे सिर्फ एक पर्टिकुलर एनिमल या एक पर्टिकुलर प्लांट ही पाया जाता है। हमेशा किसी भी हैबिटेट में मिक्स्ड पॉपुलेशन आपको मिलेगी, मतलब अलग अलग स्पीशीज के लोग उस हैबिटेट के अंदर रहते हुए आपको पाए जाएंगे। For any species the minimal requirement is another species as food. अब कम से कम कैसा है कि एक अगर स्पीशीज उस हैबिटेट में रह रही है तो उसका भोजन का जब तक अरेंजमेंट नहीं होता उस जगह पे वो रहना पसंद नहीं करेगा। Even a plant species which has photosynthetic abilities cannot survive alone. It needs soil microbes to break down the organic matter in soil and release the inorganic nutrients. अब पेड़ जो होते हैं, जो मिट्टी में ग्रो होते हैं, क्या वो अकेले ग्रो हो सकते हैं क्या? तो आंसर इज यस, लेकिन आपको शायद पता होगा कि सॉइल के अंदर जो नेचुरली माइक्रोऑर्गेनिज्म प्रेजेंट रहते हैं वो सॉइल की फर्टिलिटी को बढ़ाने में कंट्रीब्यूट करते हैं।
सॉइल की फर्टिलिटी को बढ़ाने के लिए जो माइक्रोऑर्गेनिज्म्स कंट्रीब्यूट करते हैं, अगर वो वहां पर ना हो तो फिर वो प्लांट के लिए न्यूट्रिएंट्स की अवेलेबिलिटी का प्रॉब्लम आ जाएगा। तो इसलिए आपको सुना होगा शायद आपने कि किसान से रिक्वेस्ट की जाती है कि आजकल वो केमिकल फर्टिलाइजर्स कम से कम यूज करे या ना करे, क्योंकि केमिकल फर्टिलाइजर्स यूज करने के दुष्परिणाम के तौर पे देखा जा रहा है कि सॉइल में जो नेचुरली प्रेजेंट माइक्रोऑर्गेनिज्म्स है जो सॉइल की फर्टिलिटी को बढ़ा सकते हैं, सॉइल की क्वालिटी को इंप्रूव कर सकते हैं, केमिकल फर्टिलाइजर्स यूज करने से हो ही हो रहा है कि वो माइक्रोऑर्गेनिज्म्स क्या हो जाते हैं, मर जाते हैं। मतलब जो नेचुरल रिसोर्स है फर्टिलिटी ऑफ द सॉइल को इंप्रूव करने का, हम उन्हीं को मार देते हैं जब हम केमिकल फर्टिलाइजर्स यूज करने की बात करते हैं तब। तो इसलिए बोलते हैं कि केमिकल फर्टिलाइजर्स कम से कम इस्तेमाल करें, बिकॉज नेचुरली गॉड ने कुछ माइक्रोऑर्गेनिज्म्स क्रिएट करके सॉइल के अंदर, जिनके बारे में हम किसी और टॉपिक में पढ़ेंगे कि कौन कौन से माइक्रोऑर्गेनिज्म्स है जो सॉइल की फर्टिलिटी को बढ़ाने में हमारे लिए कॉन्ट्रीब्यूशन करते हैं। तो वही चीज बोल रहे हैं कि अगर माइक्रोऑर्गेनिज्म सॉइल में प्रेजेंट है तो वहाँ प्लांट ग्रो हो रहा है, क्योंकि वहाँ पर सॉइल की क्वालिटी को न्यूट्रिएंट्स ऐड करने के लिए आपको माइक्रोऑर्गेनिज्म्स की जरूरत पड़ने वाली है। It is obvious that in nature animals, plants and microbes do not and cannot live in isolation but interact in myriad ways to form a biological community. Interactions may be intraspecific, that is existing between organisms of same population, and interspecific between the members of different species. The interspecific interactions occur between minimum two organisms, plants, or animal. चलिए बड़ी सिंपल सी बात है, ध्यान से सुनेंगे। मैंने आपसे अभी थोड़ी देर पहले एग्जांपल दिया, आप अपने पेरेंट्स से इंटरेक्ट कर रहे हैं, आप अपने दोस्त से इंटरेक्ट कर रहे हैं, तो ह्यूमन बीइंग से इंटरेक्ट कर रहा है, मतलब सेम स्पीशीज मेंबर हो गया, तो उसको क्या बोलना है, इंट्रास्पेसिफिक। फिर मैंने आपको बोला कि मान लो आपके घर पे डॉग है या कैट है या फिर पैरट है, व्हाटएवर, ठीक है। अगर हम सऊदी अरब में रह रहे होंगे तो हमारे घर में शेर चीते भी रह सकते हैं, ऐसा मैंने वो वीडियोस वगैरह में देखा, इसलिए आपको बता रहा। रहते कि नहीं रहते मेरे को नहीं मालूम, वो उनके ऊंचे लोग ऊंचे शौक, ऊंचे लोग ऊंचे शौक, उनका डॉग से मन नहीं भरता तो डायरेक्ट वो जंगल के शेर चीतों को पालना चालू कर देते हैं। तो जो भी आप रख रहे हो, तो अब क्या हो रहा, आप एक अलग स्पीशीज के मेंबर, और आपके घर में जो जानवर पल रहा है वो एक अलग स्पीशीज का मेंबर है। वो भी जान दो, फार्मर की बात कर लो सीधा सीधा, फार्मर ह्यूमन बीइंग हो गया, अब उसके घर में गाय होंगी, शायद उसके घर में भैंस होंगी, शायद उसके घर में बैल होगा, शायद उसके घर में बकरी होंगी, एक्सेट्रा। तो ये सब क्या हो गया, उसका तो इंटरेक्शन इन सभी जानवरों के साथ हो रहा है, क्योंकि उसका केयर कर रहा है वो सभी को। तो इंटरेक्शन क्या हो गया, वन स्पीशीज यानी कि ह्यूमन बीइंग यानी कि फार्मर, अनदर स्पीशीज यानी कि काउ। अब दो डिफरेंट स्पीशीज के बीच में इंटरेक्शन हो रहा है, तो इसके लिए वर्ड क्या यूज करना है, इंटरस्पेसिफिक। समझ में आ गया बेटे इतना? और भी नहीं बोलते, नहीं। हाँ, कुछ लोग बड़े प्लांट प्रेमी रहते हैं, अब प्लांट प्रेमी है तो वो गार्डनिंग पे इतना फोकस करते हैं, एक एक झाड़ के साथ उनका बाइंडिंग रहता है। घर में अगर 50 झाड़ लगा कर ना गार्डन में, 50 झाड़ के साथ उनका जबरदस्त इंटरेक्शन रहता है। एक एक झाड़ के टहनी कहाँ से काटना है, फ्लावर क्यों नहीं आ रहा, इसमें फर्टिलाइजर का क्या प्रॉब्लम है, उसका एनालिसिस करते रहते हैं। मतलब इंटरेक्शन बिटवीन प्लांट किंगडम एंड एनिमल किंगडम हो जाता है। Such interactions may be classified as four types: with neutralism, negative, harmful, positive, beneficial, and both positive and negative interactions. अब ये बता रहा, क्या ध्यान से सुनो। इंटरेक्शंस दो टाइप के हो सकते हैं। अब दो टाइप के कैसे, मैं आपको बता देता हूँ। इस क्लासरूम में से फॉर एग्जांपल दो फ्रेंड्स हैं। अब ये दोनों फ्रेंड्स क्या करते हैं, जरूरत पड़ने पे एक की हमेशा हेल्प करते हैं। ए से बी को फायदा मिल जाता, बी से ए को फायदा मिल जाता। तो ये इंटरेक्शन कौन सा हुआ मालूम है, पॉजिटिव, बेनिफिशियल, ठीक है। ये कौन सा हो गया, पॉजिटिव। अब दूसरा सेम एग्जांपल हम साइड करते हैं। दो दोस्त है, क्लासरूम के अंदर भी है, मेरे क्लासरूम है, एक साथ पढ़ते, बातचीत बहुत रेयरली होती है, सिर्फ क्लासमेट्स है, इतने फ्रेंड है। मेरे क्लास में हम लोग एक ही क्लास में पढ़ रहे, इतने वाले क्लासमेट, बहुत हो गया तो एक आध बार हाई हेलो हो जाती तो हो जाती, अदरवाइज डेली कम्युनिकेशन जैसे दोस्तों में होता है वैसा नहीं हो रहा है। तो फिर ऐसे जो दो दोस्त है, ठीक है, जो आपस में एक को शक्ल से जान रहे, क्योंकि सेम क्लासरूम में पढ़ रहे, बड़े मुश्किल से कभी हाई हेलो कर लेते या आमने सामने को स्माइल कर देते, दैट्स ऑल। तो ऐसे दो लोगों की दोस्ती में ना ए से फायदा बी को हो रहा, ना बी से फायदा ए को हो रहा है, लेकिन फ्रेंड है फिर भी फ्रेंड है, क्योंकि बिकॉज दे आर इन द सेम क्लासरूम, ठीक है। तो ऐसे को क्या बोलेंगे आप, न्यूट्रलिज्म, ना ए से फायदा बी को है, ना बी से फायदा ए को है। समझ में आ गया अच्छे से? अब आते हैं नेक्स्ट, नेगेटिव, हार्मफुल। दो और दोस्त, एक अच्छे कैरेक्टर वाला और एक सड़क छाप कैरेक्टर वाला, दोस्त है, ठीक है। अब आपको पता है संगत का असर होता है, ऐसा हिंदी में एक मुहावरा है, संगत का असर होता है।
अब संगत का असर हो रहा है, तो हम तो सोच रहे थे कि अच्छा वाला जो है बुरे वालों की बुरी आदतें छुड़वा देगा और उसको भी अपना जैसा अच्छा। ये बहुत बड़ी गलतफहमी है हमारी, ये बहुत बड़ी गलतफहमी है हमारी। इसकी संभावना है हार्डली 1 to 5%। 95% दूसरी वाली संभावना है, 95% दूसरी वाली संभावना है कि वो जो थोड़ा सड़क छाप टाइप का, टपोरी टाइप का जो फ्रेंड है, वो अच्छे वाले को बिगाड़ने में पूरा सहयोग देता है, अच्छे वाले को बिगाड़ने में पूरा कंट्रीब्यूशन देता है, सहयोग देता है। अब अच्छा वाले का कैरेक्टर एक समय तक अच्छा था, बाद में अब बनने लग गया पूरा। संगत का असर होता है, क्या करेंगे अभी। ठीक है, तो अब इसमें दोस्ती में क्या हुआ, अच्छे वाले को फायदा मिला, नुकसान मिला। अब वो दारू पीने जाता, सिगरेट फूकने जाता, ठीक है, मोबाइल की दुनिया में व्यस्त रहता, एक्सेट्रा एक्सेट्रा, और भी जो आपको सोचना है सोच लो। ठीक है, तो इस मतलब अभी दो लोगों में क्या हुआ, फ्रेंडशिप तो थी, लेकिन क्या हुआ, जो अच्छा था उसको फायदा हो रहा है, नुकसान होते जा रहा है, नेगेटिव एसोसिएशन। समझ में आ गई बात, अच्छे से आया ना। फिर अभी तीसरा है भाई, आ गया, एंड बोथ पॉजिटिव एंड नेगेटिव इंटरेक्शंस। अब इसमें कैसा है, अच्छे दोस्त है, अच्छे दोस्त है, एक में से ए से बी को या बी से ए को नॉर्मली फायदा होता ही है, लेकिन कभी कभार क्या होता, दोनों में से एक का स्वभाव थोड़ा रूड है, रूड है। मतलब क्या होता, नॉर्मली तो सब चलते रहता, अगर किसी ने उसकी कान भर दी कि तेरा दोस्त ने ऐसा बोल दिया, तो उसके बातों में आ जाता, उसको अपने दोस्त पर ट्रस्ट नहीं होता, वो XYZ कान भर देता है ना, तू जिसके साथ आजकल बहुत घूम रहा है ना, वो तो तेरे बारे में ऐसी बातें करता है, वो तो ऐसा सोचता है, बस उसके कान में इतना भर दो, तो उसके कान इतने कमजोर है कि वो सही में यकीन कर लेता है XYZ के पर्सन। उसको अपना जो दोस्त जिससे दिन रात घूम रहा, जिसके साथ रहता है, उस पर यकीन नहीं होता, वो थर्ड पर्सन जो उसके ईयर ड्रम में कुछ डाल देता साउंड वेव्स, उसको बड़ा यकीन होता है। फिर वो क्या करता, तो उसको जली कटी सुनाता, जो खास फ्रेंड है उसको, तू ऐसा, तू वैसा, ऐसा चल हो जाता। फिर उसकी जली कटी सुनने के बाद ए जो था वो बी को जली कटी रिस्पॉन्स देने वाला है। मतलब अच्छे खासे थे, एक में को फायदा भी पहुंचाते, अभी वो जली किसी ने कान भर दी ए के बी के अगेंस्ट या बी के ए के अगेंस्ट, तो अभी वहां पे कौन सा इंटरेक्शन चालू हो जाता, नेगेटिव। जिस दिन गलतफहमी दूर होंगी वापस पॉजिटिव इंटरेक्शन में आ जाएंगे, मतलब कभी पॉजिटिव कभी नेगेटिव। Even in simplest communities, many interaction exists. Not all may be easily seen. Interspecific interactions arise from the interaction of populations of two different species. जैसा कि बीच में पहले बात हुई, these interactions could be beneficial, detrimental, or neutral, neither harmful nor beneficial to one of the species or both. तो एसोसिएशन किस टाइप के हो सकते हैं बोल रहा है, जहाँ दो लोगों की एसोसिएशन, एक को फायदा हो जाए, एक को नुकसान हो जाए, दोनों को एक में से फायदा मिल जाए, या फिर एक को फायदा होता है, दूसरे को ना तो कोई फायदा ना ही कोई नुकसान, या एक को नुकसान होता है, दूसरे को ना फायदा ना नुकसान। ऐसे अलग अलग टाइप के एसोसिएशन हो सकते हैं, जिस पर हम चर्चा करेंगे। अभी न्यूट्रलिज्म, ए और बी दो दोस्त है, ना ए से फायदा बी को हो रहा है, ना बी से फायदा ए को हो रहा है, दैट इज कॉल्ड एज न्यूट्रलिज्म कॉन्सेप्ट। नेगेटिव इंटरैक्शंस, ठीक है। अब इसमें कंपटीशन है, डायरेक्ट इंटरफेरेंस टाइप, कंपटीशन रिसोर्स यूज टाइप और एमेंसालिज्म, हर एक डिटेल्स आएंगे। कंपटीशन हो रहा है, डायरेक्ट इंटरफेरेंस टाइप। अभी क्या है मालूम, क्या दो लोगों में कंपटीशन हो रहा है, दो लोगों में कंपटीशन, मतलब समझ लो कि सिंपल सा है कि भाई हमारा इंजीनियरिंग का एक सीट खाली है, लास्ट एडमिशन इज गोइंग टू फिल अप। अब 2 बच्चे रहेंगे, 3 बच्चे रहेंगे या 10 बच्चे रहेंगे जो शायद सेम मार्क्स वाले लोग वो एक सीट को फिल अप करना चाहते हैं, पर भले 10 बच्चों के मार्क्स है जिसमें, पर कॉलेज तो एक ही को एडमिशन देने वाला है, लास्ट सीट इज वैकेंट एक्चुअली। अब वो जितने 2 4 5 10 जो भी, अभी तो हम 2 की बात करेंगे, ए और बी की बात करेंगे, हैविंग द सेम मार्क्स बट कॉम्पिटिंग फॉर द सेम सीट, ठीक है। अब इसमें अगर एक को मिल जाएगा, ठीक है, और अगर वो सपोज वो प्राइवेट कॉलेज की सीट हो, उसने बोल देना ये डोनेशन वाली है, ये कौन सी वाली सीट है, डोनेशन में, जो पैसे देगा उसको एडमिशन देंगे। ए और बी कॉम्पीट कर रहे थे, ये दोनों रह गए बाजू में, और डोनेशन जिसने दिया उसको मिल जाती सीट। So that is ना ए को फायदा हो रहा ना बी को फायदा, भले दे आर कॉम्पिटिंग विद ईच अदर। कॉम्पिटिटिव रिसोर्स यूज टाइप, अब कॉम्पिटिशन रिसोर्स यूज टाइप में भी बड़ा सिंपल है। ये जनरली कैसा है, एक जंगल है सपोज, अब वो जंगल में सपोज लिमिटेड ग्रास है, सूखा पड़ रहा है, तो
जो उस जंगल में भैंस होंगी उसको भी वही घास खानी है, जो डियर होंगी उसको भी वही घास खानी है, तो दोनों आपस में लड़ रहे हैं सेम रिसोर्स ऑफ फूड के लिए, तो दैट इज फाइटिंग, दोनों को फायदा नहीं हो रहा। अब तीसरे में बकरी आती है, वो घास खा के चली जाती है। एमेंसालिज्म में ऐसा है, दो लोगों की दोस्ती में एक को नुकसान होगा, दूसरे को जीरो लिखा है, मतलब ना फायदा होगा ना नुकसान होगा। पॉजिटिव इंटरेक्शंस, सिम्बायोसिस, म्यूचुअलिज्म, ए से फायदा बी को और बी से फायदा ए को। कमेंसालिज्म, दो लोगों की दोस्ती जहाँ एक को फायदा होता है, दूसरे को ना कोई फायदा होता है ना नुकसान होता है। फॉर एग्जाम्पल, दो दोस्त है, एक बहुत ब्रिलियंट बच्चा है और एक एवरेज या एवरेज प्लस बच्चा है पढ़ाई के पॉइंट ऑफ व्यू से, पढ़ाई के पॉइंट ऑफ व्यू से। तो क्या होता है, वो एवरेज बच्चा जो है, एवरेज प्लस वाला जो बच्चा है, पढ़ाई के पॉइंट ऑफ व्यू से उसको बहुत फायदा होता है उस व्यक्ति से दोस्ती रखने से जो बहुत पढ़ाई में ब्रिलियंट है। क्या फायदा, बोले टीचर ने पढ़ाया समझा नहीं, वो उसको पूछा था भाई समझा दे मेरे को। अब उसका वो जो दोस्त है जो उसको समझाता है, होशियार वाला बच्चा, उसका दो फायदा होता है, एक तो उसको समझा देता है, उसकी खुद की रिवीजन हो जाती है, उसको भी कॉन्फिडेंस आ जाता है कि मेरे में वो कैपेसिटी है या नहीं है, उसको भी ध्यान में आता है कि मेरे को हर चीज क्लियर है, या क्योंकि समझाते जाऊंगा कहीं अटक गए तो तुमको ध्यान में आता है ये चीज मेरे को अभी फिलहाल क्लियर नहीं, ठीक है। तो दैट इज कमेंसालिज्म में नॉर्मली क्या होगा, जो कमजोर स्टूडेंट रहेगा, जो कमजोर फ्रेंड रहेगा पढ़ाई के पॉइंट ऑफ व्यू से, हमेशा उसको ज्यादातर फायदा मिलता है उस दोस्त के तरफ से जो पढ़ाई में होशियार है, वो उसको कई बार सपोर्ट कर देता है, चीजें समझा के दे देता है। लेकिन जो पढ़ाई में कमजोर है वो होशियार वाले व्यक्ति को पढ़ाई से रिलेटेड ज्यादा कुछ समझा नहीं पाता, मतलब उसको ना फायदा हो रहा होशियार वाले को, ना कोई नुकसान। लेकिन जो कमजोर फ्रेंड है पढ़ाई में, उसको क्या हो रहा बेटा, फायदा मिल रहा उस फ्रेंडशिप का। पॉइंट समझ में आ गया बेटा। देन कोऑपरेशन, अब जैसे यहाँ पे वर्ड ही है कोऑपरेशन, तो यहाँ पर बहुत सारी चीजें फायदे की चीज है। अभी दो लोगों की दोस्ती तो है, जैसे मैंने अभी बोला, एक होशियार और एक थोड़ा कमजोर है। होशियार वाला क्या कर रहा है, जब भी कमजोर वाले स्टूडेंट को, मतलब उसके फ्रेंड को कुछ प्रॉब्लम है तो उसको सारी चीजें क्या कर देता, एक्सप्लेन कर देता, समझा देता है। और फिर कमजोर वाला क्या करता, फिर जरूरत पड़ने पे उसकी जर्नल्स लिख देता। होशियार वाले के टाइम नहीं तो उसका क्या लिख दिया, जर्नल्स लिख दिया, या फिर उसको घर जाके पिकअप करके कॉलेज लेकर आ गया। तो इस तरीके से इनडायरेक्टली वो क्या कर रहा, अपने तरफ से अपना सपोर्टिंग हैंड दे रहा उस फ्रेंड को। पढ़ाई में तो नहीं कर पा रहा उसको सपोर्ट, लेकिन दूसरे तरीके से सपोर्टिंग हैंड दे रहा है, तो दोनों एक को क्या कर रहे हैं फिर बेटा, कोऑपरेट कर रहे हैं। बोथ पॉजिटिव एंड नेगेटिव इंटरेक्शंस, पैरासिटिज्म और प्रीडेशन, जहां एक को फायदा हो रहा है और एक को क्या होगा, नुकसान हो जाएगा। पैरासिटिज्म, एक को फायदा दूसरे को नुकसान। आमतौर पर पैरासिटिज्म ये कंसेप्ट फूड से रिलेटेड रहता है। एक एनिमल बड़ी मेहनत से अपना फूड का एक्यूमुलेशन करेगा, दूसरा उसका रेडीमेड फूड आके खा जाएगा। तो जिसने रेडीमेड फूड आके खा गया उसको हो गया फायदा, और जिसने मेहनत करके फूड जमा किया तो वो रह गया भूखा पेट रह गया, उसको उपास हो गया, उसको हो गया नुकसान। प्रीडेशन, प्रीडेशन मतलब एक ताकतवर जानवर एक कमजोर जानवर का शिकार करता है। शिकार काय के लिए, मजा आती है इसलिए, फूड पर्पस के लिए, फूड पर्पस के लिए। टाइगर को कोई इंटरेस्ट नहीं है डियर को मारने में, तो उसका दुश्मन नहीं कि भाई टपकाना है इसको, वो काय के लिए मार रहा है उसको, फॉर द पर्पस ऑफ फूड। उसका कोई शौक नहीं जाके डियर को मार दिया जाएगा, अगर उसको नहीं मारेंगे तो उसके फूड का व्यवस्था नहीं होगी, इसलिए वो बेचारा उसको मारता है। समझ में आ गई बात। इस कॉन्सेप्ट को क्या बोलते हैं, प्रीडेशन। एक ताकतवर जानवर एक कमजोर जानवर का शिकार करता है, तो ताकतवर जानवर को फायदा हो क्योंकि उसका फूड का इंतजाम हो गया, और कमजोर जानवर यानी कि डियर जिसका शिकार हो गया उसका तो राम नाम सत्य हो गया, तो उसका क्या हो गया बेटा, लॉस, वो जिंदगी से हाथ धो बैठा है। समझ में आ गई बात अच्छे से। So various types of interactions are classified as per the nature of these interactions to one or both the species. Both the species are benefited in mutualism and both are harmed in competition. In parasitism and predation, only one species benefit, parasite and predator respectively, and the interaction is detrimental that to the other species, host and prey respectively. होस्ट या प्रे जो रहेंगे नॉर्मली इनको नुकसान होने वाला है। प्रे मतलब जिसका शिकार होता है। स्पेलिंग पे ध्यान देना, बहुत सारे बच्चे PRAY प्रे लिख कर आते हैं। हाँ ये बोल सकते हो PREY प्रे वाले को PRAY वाले प्रे की बहुत जरूरत रहती है, कि उसका शिकार होने वाला रहता है, तो उसका राम नाम सत्य होगा तो बाबू को रहता रहेगा कि मैं बच जाऊं मैं बच जाऊं मैं बच जाऊं मैं बच जाऊं, उसको प्रेयर की बहुत आवश्यकता रहती है, ठीक है। और होस्ट मतलब
जिसके बॉडी के सरफेस पे है, जिसका खाना चुरा के एक एनिमल दूसरे एनिमल खा जाता है, उसको बोलते हैं बच्चों होस्ट। जैसे आपके घर पे कोई मेहमान आए तो आप खाना सर्व करने वाले हो, तो यू आर कॉल्ड एज होस्ट। ठीक है। The interaction where one species benefited and other is neither benefited nor harmed is called as commensalism. Commensalism में दो लोगों की दोस्ती जहाँ एक को फायदा होगा, दूसरे को ना फायदा ना नुकसान। लेकिन अमेंसलिज्म में दो लोगों की दोस्ती जहाँ एक को नुकसान होगा और दूसरे को ना फायदा ना नुकसान। ठीक है। अब इसके लिए बहुत सारे एग्जांपल्स हो सकते हैं समझने के लिए। फिलहाल ये सारी चीजों को समझाने के लिए जो किताब के एग्जांपल्स है वो आप रीड कर सकते हैं। मैं ह्यूमन वाले एक एग्जांपल्स आपको दे देता हूँ। सारे वर्ड जो इंपॉर्टेंट वर्ड है उस पर हम लोग बातचीत कर लेते हैं। म्यूचुअलिज्म, कुछ लोग इसको सिम्बायोसिस का नाम देते हैं। पैरासिटिज्म, एग्जाम में नॉर्मली पूछ सकते हैं, उसी पर हम बात कर रहे हैं। कमेंसलिज्म, एमेंसलिज्म, प्रीडेशन एंड कंपटीशन। अब ये 5 चीजें आपने अगर अच्छे से पढ़ ली तो आपका काम आसान हो जाएगा। पहले मैं म्यूचुअलिज्म से बात करता हूँ, यानी कि सिम्बायोसिस। टेक्निकली मैं ह्यूमन एग्जांपल्स दे देता हूँ तो आपको कॉन्सेप्ट दिमाग में रिकॉर्ड होना चाहिए कि कौन सी चीज का क्या मीनिंग होता है। तो लेट अस टॉक फॉर द कॉन्सेप्ट ऑफ म्यूचुअलिज्म। मैं जो एग्जांपल दे रहा हूँ एग्जाम में बिल्कुल नहीं लिखना, ये सिर्फ आपको अंडरस्टैंडिंग के लिए। एग्जांपल वही लिखना जो नोट्स में मिलेंगे या किताब में आपको रीड करने का मौका मिलेगा। ह्यूमन बीइंग वाले एग्जांपल इसलिए देता हूँ बिकॉज वो जल्दी समझने के लिए आसान है, क्योंकि वहां पर हमारा कहीं ना कहीं इमोशन अटैच रहता है, या फिर कभी ना कभी हमने उसको एक्सपीरियंस या अनुभव किया, या कहीं ना कहीं हमने उस चीज को देखा है, इसलिए वो एग्जांपल हमको जल्दी समझ में आ जाता है। क्योंकि मैं दूसरे जानवर के बिहेवियर से लेकर समझाऊंगा तो वो जानवर का बिहेवियर ही नहीं पता, उसको कर क्या रहा है उस बिहेवियर में तुम समझ में नहीं आता। तो सबसे पहले हम बात करते हैं म्यूचुअलिज्म। म्यूचुअलिज्म में दोनों को फायदा है, ए से फायदा बी को और बी से फायदा ए। वेरी सिंपल स्टोरी। आप और आपके माँ बाप, आप और आपके पेरेंट्स, ठीक है। जब आप पैदा हुए इस दुनिया में और छोटे से भी आप बड़े हो रहे हैं, तो क्या आपको अपने मम्मी पापा से सपोर्ट मिल रहा है, केयर मिल रहा है? तो मोस्ट ऑफ द घरों में तो आंसर यस है। मोस्ट ऑफ द घरों में आंसर यस है। 1-2% घर हो सकते शायद नहीं मिलता हुआ, उसकी वजह भी हो सकती है तुम्हारी कुछ हरकतें वैसी। अदरवाइज 95% घरों में तो सपोर्ट और केयर बच्चों को मिलता है। ठीक है। तो इसका मतलब माँ बाप किसको सपोर्ट कर रहे हैं? भी ए आपके पेरेंट, बी आप, ए और बी का एसोसिएशन। तो माँ बाप आपको हर तरीके से आपके खाने पीने की, रहने की, कपड़े की व्यवस्था कर रहे हैं, एजुकेशन की व्यवस्था कर रहा है, गाड़ी लेके दे रहा है, या आने जाने का जो भी उनका व्यवस्था खुद लाके छोड़ते, खुद लेकर जाते, वगैरह वगैरह। तो क्या आपको फायदा है आपके मम्मी पापा से? अरे हाँ या ना? इमेजिन सिचुएशन जो उन्होंने कल से तुमको आज से तुमको लात मार के घर से बाहर निकाल दिया और सारे रिलेटिव्स को फोन कर दिया इसको आने नहीं देना। सारे रिलेटिव्स जो मामा, चाचा, मौसी, फूफा होंगे सबको फोन, इसको घर में तुमने रखना नहीं तो तुम्हारे हमारे रिलेशन खत्म। तो घर को कोई मौसी, कोई फूफा, कोई चाचा, कोई ताऊ घर में नहीं आने। अगर ऐसे तुमने कोई हरकत की, तुमको अगर निकाल दिया मम्मी पापा ने, तुमको फिर समझ में आएगा वो जो छत रहते हैं रहने के लिए क्या वैल्यू थी, खाना जो रेडी में मिलता है सुबह शाम बिना टेंशन का, उसकी क्या वैल्यू थी, हर चीज की वैल्यू समझ में आ जाती है। अभी अपने को सब कुछ रेडीमेड मिल रहा है तो अपने को फायदा हुआ कि नुकसान हुआ मम्मी पापा से? फिर तुम बड़े हो गए, फिर तुम जॉब कर रहे, बिजनेस कर रहे, अर्निंग कर रहे, जिसको हिंदी में बोलते हैं अपने पैरों पे खड़े हो जाना, मुहावरा है। वैसे तो तुम बचपन में अपने पैरों पे खड़े हो गए थे, पोलियो ब्रश तो बच्चे तुम हो नहीं, ठीक है। पोलियो ब्रश होते तो अपने पैरों पे खड़े नहीं हो पाते थे, ठीक है। तो अभी आप एडल्ट एज में चले गए, कमा रहे हो, बिजनेस है, जॉब है, व्हाटएवर। पेरेंट ओल्ड एज में चले गए, पेरेंट ओल्ड एज में चले गए, नाउ यू आर टेकिंग केयर ऑफ योर पेरेंट्स, क्योंकि अब वो अर्निंग नहीं कर रहे, आप अर्निंग कर रहे हो। तो आप अर्निंग कर रहे हो तो आप अपने मम्मी पापा का केयर कर रहे हो। जैसे बचपन में तुम बीमार पड़ रहे हो, मम्मी पापा तुमको हॉस्पिटल लेके जा रहे हैं, अभी ओल्ड एज में वो भी तुम हॉस्पिटल लेके जाते हो, तुम उनके फूड के अरेंजमेंट्स के केयर करते हो, वगैरह वगैरह। तो अभी क्या पेरेंट्स को फायदा मिल रहा है तुमसे? हाँ या ना? तो मतलब ए से फायदा मिल रहा है बी को और बी से फायदा मिल रहा है। तो दिस एसोसिएशन इज कॉल्ड एज म्यूचुअलिज्म या सिम्बायोसिस। समझ में आ गया सारे बच्चों को? दूसरा एग्जांपल पैरासिटिज्म।
अभी माँ बाप से तुमको फायदा मिल रहा है कि नहीं मिल रहा? मिल रहा कि नहीं मिल रहा? वेरी गुड। उसके बाद तुम बड़े हो गए। अब बड़े हो गए, फिर यू हैव स्टार्टेड अर्निंग बाय बिजनेस और बाय जॉब्स और एनीथिंग एल्स। अब उसके बाद से फॉर एग्जांपल मेल के लिए बात करते हैं, आपकी शादी हो गई, फिर बहू आ गई और रोज के घर में झगड़े होते हैं मम्मी पापा के साथ, और वो तुम्हारी जो बेटर हाफ रहती उनकी बनती नहीं, रोज के तू मैं चलते रहते, रोज के आए दिन, हर हफ्ते में 2-4 बार तो हो ही जाता। फिर इधर से मम्मी कान खाती, तेरी बहू ऐसी बोलती है, फिर वाइफ बोलती तुम्हारी मम्मी ऐसी करती है। हो गया। अब फिर क्या हो रहा, जब झगड़े होंगे तो फिर क्या होता, गलती से ना चाहते हुए मुंह से कुछ गलत शब्द निकल जाता है। अब अगर कोई गलत शब्द निकला, अगर वो मम्मी पापा की इंसल्ट जैसा है, बराबर है, इसका मतलब मम्मी पापा की इंसल्ट हो रही, मतलब उनको फायदा मिल रहा, तो वो पाल पोस के बड़ा करने के नुकसान हो रहा, उनकी तो बेइज्जती हो रही, तुमको पाल पोस के बड़ा किया, तुम्हारी शादी करवा दी, ये कर दिया वो कर दिया, तुम आपको बिजनेस सेट कर दिया, जॉब नहीं लग रही तो किसी पहचान वालों को बोल के जॉब पे लगवा दिया, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। ठीक है। और अब तुम्हारी बेटर हाफ मिलकर बेइज्जती कर रहे हो, इससे फायदा हुआ उनको कि नुकसान हुआ? नुकसान हुआ ना। फिर तुमको फायदा हुआ, तुमको पाल पोस के इतना अच्छा स्टैंडर्ड स्कूल में भेजा, बढ़िया कॉलेज में भेजा, हर फैसिलिटीज प्रोवाइड की, वो बेचारे 5,000 का मोबाइल है उसके तुमको 20,000 का लेके दिए, आईफोन लेके दिए, वो तो 5,000 में खुश थे बेचारे, इतनी सब दिए तुमको। अब तुम क्या कर रहे, रिस्पेक्ट भी नहीं दे पा रहे। मतलब इसमें क्या हुआ, एक को फायदा हुआ और एक को नुकसान हुआ। तो सच एसोसिएशन इज कॉल्ड एज पैरासिटिज्म। नेक्स्ट, कमेंसरिज्म। सेम एग्जांपल, माँ बाप से तुमको फायदा हो रहा, आंसर इज यस। फिर तुम बड़े हो गए और तुमको जॉब लग गई, अमेरिका, इंग्लैंड, जर्मनी, कहीं तो भी, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया चले गए। फिर मम्मी पापा ने तुमने उधर ही शादी कर ली है, या फिर मम्मी पापा ने कोई लड़की देखी, तुमको जज किया, तुमने शादी कर ली, फिर वो भी उधर चली गई। अब मम्मी पापा इधर अकेले रह गए, वो ओल्ड एज में जा रहे हैं, उनको तुम्हारे सपोर्ट की जरूरत है, पर तुम तो यहाँ पर हो ही नहीं उनको सपोर्ट करने के लिए उनके ओल्ड एज में। तो अब तुमको तो फायदा मिल गया, पर तुम्हारे वजह से माँ बाप को फायदा मिल रहा है, तो ना उनको फायदा हो रहा है ना कोई नुकसान हो रहा है। तो सच एसोसिएशन इज कॉल्ड एज कमेंसरिज्म। जहाँ एक को फायदा हुआ, दूसरे को ना तो कोई फायदा हुआ ना कोई नुकसान हुआ। समझ में आ गई बात बेटा? नेक्स्ट है एमेंसरिज्म, जिसमें हमने क्या बोला, एक को फायदा होगा, सॉरी एक को नुकसान होगा, दूसरे को ना कोई फायदा ना कोई नुकसान। ये देखो मिलते जुलते वर्ड है, इसमें एक को फायदा है, दूसरे को ना फायदा ना नुकसान, इसमें एक को नुकसान है, दूसरे को ना फायदा ना नुकसान। ठीक है। सो लेट अस डिस्कस एमेंसरिज्म एग्जांपल। तो इसके पहले मैंने एक बार ये एग्जांपल कोट किया, पता नहीं कौन से रेफरेंस में कोट किया था, फिर से वही एग्जांपल रिपीट कर रहा हूं। से फॉर एग्जांपल, मैं मेरे टू व्हीलर से कहीं जा रहा हूँ, फिर मेरे दोस्त ने मेरे को देखा, रोड पे खड़ा था, हाथ देके मेरी गाड़ी रुकवा दिया, और दोस्त हाथ देंगे तो गाड़ी रुकने से पड़ता है। फिर क्या, वो बोलता नहीं कहाँ जा रहा है, जबरदस्ती गाड़ी पे आके बैठ जाता, छोड़ दे बोलते। कोई भी दोस्त रहेगा बड़े अधिकार के साथ बोलता, पूछे ना तू किधर जा रहा है, इधर थोड़ा इधर चलना, मेरे को छोड़ देना बोलता। कोई भी दोस्त रहेगा ऐसे ही बोलता, मानना पड़ता, क्योंकि अभी हमारी जरूरत होगी वो भी हमारी हेल्प करेगा। अब इमेजिन अ सिचुएशन कि चलते चलते ना वो बियर बार के सामने रुका, बोले गाड़ी रोक, 2 मिनट गाड़ी यहाँ पर। और वो बियर बार में गया, उसको कुछ पेमेंट कलेक्ट करनी थी, क्योंकि वो बिस्लरी की पानी की बोतलें, सोडे की बोतलें सप्लाई करता है। तो बियर बार में गया, पेमेंट कलेक्ट करने गया, अब मैं गाड़ी लेकर वहां खड़ा हुआ दारू के अड्डे के सामने, उतने में तुम वहां से गुजरे, अबे टवानी सर ये शॉप के सामने क्या कर रहे हैं, पक्के में दारू पीने आया, नहीं तो ये शॉप के सामने का आंसर खड़े नहीं, कुछ जरूरत ही नहीं। ठीक है, आगे तुमको कुछ पता ही नहीं है, एक दोस्त था वो शॉप में गया, पेमेंट कलेक्ट कर, वो सब तुम बनो, टवानी सर अगर यहाँ खड़े है तो पक्का दारू पीने आए, सीधी सी लॉजिकल बात, बराबर है। फिर उसके बाद तुम तो वहां चले गए, तुम
वहां से निकल गए तुम आगे, नेक्स्ट डे तुम क्लास में आए, तो भाई तेरे को क्या बताओ, क्लास में तो टमाटर से इतनी बड़ी बड़ी बातें करते हैं, ऐसा ये वो, तेरे को पता है वो अल्कोहल के बारे में अपने को यूजेस और बताए थे क्या क्या होता करके, और खुद पीने जाते कुछ भी नहीं जाते। फिर एक ने दूसरे को बताया, दूसरे ने तीसरे को बताया, फिर तुमने जाके अपने घर में अपने माँ बाप को बता दिए, हो गया। आप देखो हुआ क्या, मैं तो अच्छे नियत से मेरी दोस्त की हेल्प करने गया, ठीक है, उसको सिर्फ लिफ्ट दिया, अब इस चक्कर में क्या हो गया, मेरी जो एक रेपुटेशन छोटी मोटी जो भी होंगी तुम्हारे नजरों में वो डाउन हो गई, वो क्या हो गई, डाउन हो गई, ठीक है। अरे सर तो बेवड़े छे, समझ में आ गए, सर तो बेवड़े छे, ड्रिंक करने जाते हैं वगैरह वगैरह। तो मेरी जो एक इमेज थी एज अ टीचर, उसमें कहीं तो भी एक स्पॉट आके डाल दिया, बात समझ में आ गई बेटा अच्छे से। लेकिन मेरा जो दोस्त था जिसके साथ मैं दोस्ती नहीं मारा था, उसको इन सब चीजों से कोई फर्क पड़ता है आया ना, तो दोस्ती ना, ए और बी दोस्त, एक को नुकसान हो गया कि मेरी इमेज में कहीं तो भी दाग लग गया, और उसको ना कोई फायदा हुआ ना नुकसान हो रहा, उसकी रेपुटेशन को भी दाग धब्बा लगा क्या, वो तो बियर बार के अंदर जाके बाहर निकला, मैं तो सब गाड़ी में बाहर खड़ा था, तो भी मेरे रेपुटेशन में कहीं तो भी दाग धब्बा लगा, उसके इसको कोई फर्क नहीं पड़ा, तो मतलब क्या हो गया, मेरे को नुकसान हो रहा उसके साथ फ्रेंडशिप मेंटेन करने के चक्कर में, ना उसको कोई फायदा हो रहा है ना कोई नुकसान। दैट इज कॉल्ड एज कॉन्सेप्ट ऑफ एमएसआई। फिर प्रेडेशन, अभी थोड़ी देर पहले आपसे बात की कि ताकतवर जानवर जब कमजोर जानवर का शिकार करता है तो दो वर्ड्स आएंगे, एक है प्रे और दूसरा है प्रीडेटर। प्रीडेटर यानी ताकतवर जानवर जो शिकार करता है, और प्रे मतलब कमजोर जानवर जिसका शिकार होता है, ठीक है। तो ये नॉर्मली फूड चेन का कॉन्सेप्ट है। जब आप फूड चेन का कॉन्सेप्ट पढ़ोगे 9th स्टैंडर्ड में, तो आप देखोगे कि ग्रास से ग्रास ऑपर, ग्रास ऑपर से फ्रॉग, फ्रॉग से स्नेक, स्नेक से ईगल, देखा होगा। तो एक बड़ा जानवर आप देख रहे हैं छोटे जानवर को क्या कर रहा है, शिकार करते जा रहा है फॉर द पर्पस ऑफ फूड, फूड चेन वाले कॉन्सेप्ट में पढ़ा होगा। तो ये हो गया छोटा वाला जानवर जिसका शिकार होने वाला है, ये बड़ा वाला जानवर है। अब यहाँ पे रोल इंटरचेंज हो रहा है। अगर मैं एक फूड चेन बना दूं, ग्रास, ग्रास ऑपर, फ्रॉग, स्नेक, ईगल, अगर मैंने इन दोनों पे चर्चा की है तो ये हो गया प्रीडेटर, ये कौन है, प्रे। लेकिन अगर इन दोनों पे चर्चा किया तो ये प्रीडेटर के रोल में था पहले, अब ये क्या बन गया, प्रे। नेक्स्ट हो गया प्रीडेटर। मतलब रोल कैन बी इंटरचेंज, जो एक लेवल के लिए प्रीडेटर था अगले लेवल पे हो सकता है वो प्रे बन जाए। पॉइंट समझ में आ गया बेटा इतना। और जो टॉप लेवल का एनिमल रहता वो हमेशा प्रीडेटर ही रहता, क्योंकि उससे नीचे सारे कमजोर जानवर ही रहते, उससे ज्यादा ताकतवर जानवर उस कैटेगरी में नहीं। पॉइंट समझ में आ गया अच्छे से। और कंपटीशन जो है वेरी यूनिक। कंपटीशन में कैसा है बोला, शुरुआत में हमें थोड़ी देर पहले देखें। कंपटीशन में क्या होता है, ऑलमोस्ट नुकसान होता है। जैसे से फॉर एग्जांपल एक रोटी है और उसके लिए दो कुत्ते आपस में भिड़ गए, एक रोटी खाने के लिए दो कुत्ते आपस में भिड़ गए। अब दो कुत्ते अगर आपस में एक रोटी खाने के लिए भिड़े तो इसका मतलब यह है कि पहला वाला दूसरे को कुछ मारेगा, दूसरा वाला पहले को कुछ मारेगा, तो दोनों को कहीं ना कहीं क्या होने वाली है उस रोटी के चक्कर में। रोटी पाना है वो कंपटीशन, रोटी पाना है, खाना है वो क्या है, कंपटीशन है। लेकिन दोनों एक में एक पे हाथापाई कर रहे हैं, तो फिर ए ने बी को या बी ने कहीं ए को कहीं ना कोई तो मारा होगा, चोट लगी होगी, इंजुरीज हुई होंगी। मतलब ए से फायदा बी को मिला कि नुकसान मिला, और बी से ए को। तो कंपटीशन जब भी होता है किसी पर्टिकुलर चीज के लिए तो उसमें फाइटिंग होने के पूरे पूरे चांस है, और अगर फाइटिंग हुई तो फिर ए से बी को और बी से ए को नुकसान हो सकता है। जैसे बहुत सारे जो एनिमल बेस्ड टीवी में आप चैनल्स देखोगे तो उसमें दो बार एनिमल्स में फाइटिंग सीन्स दिख सकते हैं। एक वो इलाका मेरा है उसके लिए, एरिया मेरी है उसके लिए एनिमल फाइट कर लेता है, दूसरा गर्लफ्रेंड के लिए फाइट कर लेता है, ठीक है। टू मेल्स आर फाइटिंग फॉर ए कॉमन गर्लफ्रेंड। फिर ये क्या है, ए ने बी को मारा होगा, बी ने ए को मारा होगा,
ए से बी को चोटें लगी होंगी, बी से ए को चोटें लगी होंगी, और फिर क्या हो रहा, दोनों को एक में से क्या हो रहा, फायदा हो रहा, नुकसान हो रहा, नुकसान ही नुकसान है, चोटें लग रही दोनों को एक में। तो दे कैन फाइट फॉर ए लैंड कि ये वाला एरिया मेरा है, दे कैन फाइट फॉर ए कॉमन गर्लफ्रेंड। तो ये सारे चक्कर में क्या हो रहा, दो लोग कॉम्पीट कर रहे हैं, और कंपटीशन के चक्कर में दोनों को क्या हो जाता है बेटा, नुकसान हो जाता है, दैट इज कंपटीशन। ठीक है, अब यहाँ पे जो दुनिया भर के एग्जांपल्स रहेंगे, आप चाहो तो टेक्स्ट बुक से रीड कर सकते हो, हर एक टाइप के एग्जांपल्स आपको अलग अलग कैटेगरीज में आपको मिल जाएंगे। ये मैंने आपको ह्यूमन से रिलेटेड जानबूझ के एग्जांपल्स दिए ताकि हर एक शब्द का टेक्निकली मीनिंग आपको ज्यादा अच्छे से समझ में आ सके। थैंक यू सो मच।